सहरी का वक्त होने वाला था और मेरी दोनों बहनें मेरे घर पर मौजूद थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें बहुत ही गरीब थी। एक का शौहर वफात पा चुका था और दूसरी का शौहर काफ़ी बीमार था। यही वजह थी कि मैं उन्हें माह रमज़ान में अपने घर ले आया था, क्योंकि मैं जानता था कि माह रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा लागत होती है और बच्चे भी माह रमज़ान में काफ़ी तंग करते हैं। अफ्तारी और सहरी में हर चीज़ मौजूद हो, लेकिन जब माँ बाप के हालात ऐसे ख़राब होंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। मुझे अपनी बहनों से बेहद मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं अपनी बहनों को कॉल करके कह देता था कि कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है और तुम लोग मेरे घर पर आ जाना अपने बच्चों को साथ लेकर। वो दोनों मेरी एक ही कॉल पर भागती चली आती थी, लेकिन उनका कहना था कि उनके आने से मेरी बीवी सादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन पर गुस्सा करती रहती है। लेकिन मैं उनकी बात पर यकीन ना करता था। मैं जानता था कि सादिया बहुत नेक दिल औरत थी। आज भी यूं ही सहरी का वक्त था और मेरी बहनें उठ गई थी। सादिया उस वक्त किचन में थी और सबके लिए सहरी बना रही थी। वो तो 2 बजे ही उठ जाती थी, क्योंकि सहरी में मैंने एक लंबी लिस्ट उसे दे रखी थी कि रोज़ाना ये चीज़ें बनानी है, और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मेरी बात पर सिर झुकाकर अपना काम करती रहती। आज भी वो ऐसे ही काम कर रही थी कि तभी बाहर से रोने पीटने की आवाज़ें आई थी। मैं जो ही अपने कमरे में बैठा तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा था, उन आवाज़ों पर चौंकते हुए बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन रो रो कर हलकान हुई जा रही है। मैंने हैरत से उसकी जानिब देखा और कहा, क्या हुआ है, तुम इतनी रो क्यों रही हो? तो वो कहने लगी, तुम्हारी बीवी को हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, तो तुम हमें यहाँ पर क्यों बुलाते हो? वो दोनों मुझसे बड़ी थी और मुझे तुम करके कहकर पुकारती थी। मैंने कहा, बाजी आखिर हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो। समीना बाजी ने कहा कि तुम्हारी बीवी हमें किचन तक तो जाने नहीं देती। अब हमारा इतना भी हक नहीं रहा कि हम अपने मायके में आकर हाथ पे हाथ रख के बैठी रहें, हमसे सब कुछ छुपाया जाए। ये बात सुनकर मैंने खामोशी से सर झुका दिया। मैं जानता था कि ऐसी कोई बात भी सादिया नहीं कह सकती। मैंने सादिया से कहा, सादिया बहनों को बनाने दो सहरी, जो ये बनाना चाहती हैं बना ले। सादिया खामोशी से हट गई। वो जल्दी से कमरे में जाकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगी, क्योंकि उसने बाकी सारी सहरी बना ली थी और अब जो कुछ रहता था वो उसने बहनों पर ही रख छोड़ा था, क्योंकि उनका रोना पीटना उससे भी काफ़ी मुतनफ़िर कर रहा था। मैं खामोशी से वापस अपने कमरे में आया और उसे कहने लगा कि क्या मेरी बहनें ठीक कहती हैं, तुम उनकी आमद पर उनसे गुस्सा होती हो? तो सादिया कहने लगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी बहनों से नफ़रत करती हूँ? बल्कि मैं तो उन्हें अपनी बहनों से ज़्यादा समझती हूँ। हमारे घर में रहती हैं तो रौनक लगी रहती है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसकी बातों पर मैं खामोश हो गया और फिर तभी सहरी के लिए आवाज़ आई तो मैं जल्दी से भागता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ गया। मेरे पीछे पीछे सादिया भी आ गई थी और फिर मेरी बहनों के बच्चे और मेरी बहनें सभी हम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए थे। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही मेरा दिमाग फटने लगा, क्योंकि मेरी भांजियाँ भांजे सभी इतना शोर मचा रहे थे। मेरी बहनें भी एक के बाद एक सभी चीज़ें अपने बच्चों को सर्व करती जा रही थी। उन्हें मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ। खैर, सादिया ने मेरी तरफ सालन और रोटी किया और फिर कबाब वगैरह भी मेरे सामने रख दिए। सादिया को मेरा ख्याल था। मैंने खामोशी से सहरी करना शुरू कर दी। मेरे साथ सादिया ने भी सहरी की थी। सहरी करने के बाद सभी गंदे बर्तन वहीं टेबल पर रखकर चले गए थे और मेरी बहनें उठकर अपने बच्चों को लिए अपने कमरों में चली गई थी। यहाँ पर मुझे अपनी बहनों के बारे में कुछ मशकूक आदतें लगी, लेकिन मैं खामोश हो गया था, क्योंकि इतने शोर में भी सादिया खामोश रही थी। हालांकि हमारे बच्चे नहीं थे और सादिया इतनी शोर की आदी ना थी, लेकिन वह खामोश रही थी। मैं यही सोचने लगा था कि अगर ये सच होता तो फिर सादिया उस वक्त चीखती चलाती और मुझसे कहती कि अपनी बहनों को मत बुलाओ, उनके बच्चे यहाँ पर बहुत शरारतें करते हैं। लेकिन खैर, मैं खामोश हो गया। सहरी करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद मैं उठा और अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस से आते हुए मुझे काफ़ी लेट हो गया था। इफ्तारी में 10 मिनट रहते थे। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने जो देखा उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी, क्योंकि यहाँ पर किचन में मौजूद सादिया और मेरी बहन समीना दोनों एक साथ खड़ी थी और उनके साथ ही मेरी छोटी बहन जरीना भी थी। जरीना ने ना जाने क्या किया था। मैंने देखा कि सादिया ने उसे धक्का दिया था और उससे पहले कि सादिया उसकी तरफ बढ़ती,
उसने अभी उसकी तरफ हाथ ही बढ़ाया था और उससे पहले कि वो उसे उठाती, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। एकदम से मुझे अपनी बहनों की सब बातें बिल्कुल ठीक लगने लगी और उन पर यकीन आने लगा। मुझे लगने लगा कि वाकई मैं सादिया को मेरी बहनों का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मैंने फ़ौरन ही सादिया के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा और उसे घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया। हालांकि सादिया मुझसे कहती रही कि ये क्या हुआ है, आप पूरी बात तो सुने, खुदा के लिए पूरी बात सुन लें। लेकिन मुझ पर खून सवार हो चुका था। मैं उसे अपने कमरे में लाया और बेड पर पटक दिया और अपना बैग एक साइड पर फेंक दिया। बैग फेंकने के बाद मैंने एक बार फिर से उसे बालों से पकड़ा और उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगा, यहाँ तक कि वो लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ी थी। वो सारे दिन की थकी हारी थी, रोज़ा भी रखा हुआ था और अब अफ्तारी का वक्त था। लेकिन मुझे कुछ होश ना था। मुझे अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत थी और यही वजह थी कि मेरी बहन के साथ ये ऐसा कर रही थी, तो अब मुझे उसे सबक सिखाना था। मैंने पहले ही उसे वार्न किया था कि अगर तुम्हें मेरी बहनों से कोई मसला नहीं तो फिर मुझे कोई शिकायत ना मिले। लेकिन आज ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। मुझे अब यकीन हो गया था कि सादिया मेरी बहनों के साथ क्या करती होगी। मैंने दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा ली थी और एकदम से अपनी बीवी को मारने लगा था। मैं जो उस पर इतना अंधा यकीन करता था, वो मेरी पीठ पीछे ऐसा कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आज मैंने सोचा था कि इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि वो उम्र भर याद रखेगी और मेरी बहनों पर हाथ नहीं उठाएगी। खैर, काफ़ी देर उसे मारने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो मैंने उसे उसकी जगह पर छोड़कर बिल्कुल बाहर निकल आया। अजानें होने लगी थी और मेरी बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने हाथ धोए और उनके साथ आकर इफ्तारी की मेज़ पर बैठकर इफ्तारी करने लगा। मैंने अपनी बहनों से माफ़ी मांगी थी और वो खामोश हो गई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं और कहा कि अब आपने उन्हें सबक सिखा दिया है तो अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। मैंने ये बात सुनी तो मैंने हाँ में सर हिलाया, जबकि मुझे अभी भी सादिया पर गुस्सा था। इफ्तारी करने के बाद जब मैं मस्जिद की तरफ चला गया और वापस आया तो मुझे अपने कमरे में जाने के बजाय ड्राइंग रूम में ही सोफे पर लेट गया। सहरी के वक्त मैं उठा तो मैंने देखा कि किचन में बर्तनों की काफ़ी खाड़ बाड़ सी मची हुई है। बर्तनों के शोर की वजह से मेरी नींद खराब हो गई थी। मैंने टाइम देखा तो अभी सहरी करने में काफ़ी वक्त था। 2 बज रहे थे, यानी अभी सहरी की तैयारी शुरू हो रही थी। मेरे ख्याल में यहाँ पर मेरी बीवी सादिया ही होगी जो शायद रायत वाला गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही होगी। मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा आया और मैं भागते हुए किचन के दरवाजे तक गया। मुझे इतना गुस्सा आया हुआ था, मैं सोच रहा था कि अब मैं फिर से जाकर एक बार फिर से उसकी काफ़ी धुलाई करूँगा। लेकिन किचन के दरवाजे से आने वाली आवाज़ ने मेरे कदम रोक दिए थे। जैसे ही अब मैंने अंदर जाकर देखा तो जो मुझे पता चला उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। ये सब कुछ मेरे नाक तले हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता ना चला था। एक बार फिर से मुझे गुस्सा आने लगा था, लेकिन मुझे पूरी हकीकत जाननी थी। मैं नहीं जानता था कि ऐसा भी हो सकता है जिसे मैं अपना सबसे मुखलिस समझता हूँ वही मेरे पेट पीछे छुरा घूम रहे हो। मुझे इस बात पर यकीन आया। मेरा नाम आबिद है और मैं 2 बहनों का अकलौता भाई हूँ। बचपन में ही हमारे अब्बा इस जहान फानी से रुखसत हो गए थे। मैं अपनी दोनों बहनों से छोटा था और मेरी पैदाइश के 2 साल बाद फिर बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और फिर उसके बाद हम तीनों की कफालत की जिम्मेदारी हमारी अम्मी ने उठाई थी और फिर अम्मी लोगों के घर में काम करने लगी और साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई का काम भी करने लगी थी। यही वजह थी कि उन्होंने इस तरीके से पैसे कमाए और तमाम पैसे कमा कर अपना पेट काट कर उन्होंने हम तीनों का पेट पाला था और फिर हम तीनों को अच्छी तालीम भी दी थी। हम तीनों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था और उन स्कूल की फ़ीस भरने के लिए ना जाने हमें को कितने पापड़ बेलने पड़ते थे। खैर, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होने लगे। अभी मैं 15 साल का था जब मेरी बड़ी बहन समीना की शादी हो गई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। उनके शौहर भी उन्हें काफ़ी मारते पीटते थे। यही वजह थी कि वो अक्सर रो कर हमारे घर आ जाती थी और कई कई दिनों तक वो हमारे घर पर ही पड़ी रहती थी। उनके ससुराल वालों को ज़रा सी भी परवाह ना होती थी। खैर, यूं ही दिन गुजरने लगे और अम्मी उन लोगों की मेहनत समाजत करती और समीना आपी को एक बार फिर से उनके घर भेज देती। यहीं काफ़ी अरसा गुजरने के बाद अम्मी ने छोटी बहन जरीना की भी शादी कर दी और फिर अब उन दोनों की अम्मी को काफ़ी फिक्र लगी रहती थी। अब समीना के घर वाले भी कुछ अच्छे हो गए थे। कुछ ही अरसे बाद समीना के शौहर ने अलग घर ले लिया था
और यही वजह थी कि अब वो इस घर में ज़्यादा ना आती, लेकिन जब भी आती वो इस घर में कई कई दिन रह लेती। उसे इतना भी पता ना चलता कि अम्मी किस मेहनत से इतने पैसे कमाती हैं। अगर मैं अम्मी से इस बारे में कुछ भी बात करता तो अम्मी मुझसे ये बात कहकर मुझे खामोश करवा देती। तुम्हारी बहन का इसमें इतना ही हक है जितना तुम्हारा और छोटी बहन का। मैं तीनों में कुछ भी फ़र्क नहीं करती और तुम्हें भी फ़र्क करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए तुम खामोश हो जाओ। अम्मी की बातों से मैं खामोश हो जाता। अब जब छोटी बहन की शादी हुई तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अपने घर में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। उसकी शादी के 2 साल बाद अम्मी ने मेरी शादी भी कर दी थी और अम्मी शादी करने के बाद बहुत ही बीमार हो गई थी और मैं भी अब एक फैक्ट्री में काम करने लगा था। फैक्ट्री में काम करने के लिए मुझे कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती थी, क्योंकि कॉलेज से जैसे ही छुट्टी होती मैं जल्दी से फैक्ट्री चला जाता। इस फैक्ट्री से मैं शाम के वक्त वापस आता, तो मेरी पढ़ाई भी साथ ही चलने लगी थी और पढ़ाई के अखराजात मैं खुद ही उठा रहा था, साथ साथ घर के अखराजात भी। और अब बीवी की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। उसकी भी तमाम ख्वाहिशात मुझे ही पूरी करनी थी। खैर इसी तरीके से दिन गुजरने लगे और पता ही ना चला कि तब छोटी बहन के बच्चे और बड़ी बहन के बच्चे भी होने लगे थे। बड़ी बहन के 3 बच्चे हो गए थे, जबकि छोटी बहन के 2 बच्चे थे और तभी मेरी ज़िंदगी खुशहाल होने लगी थी। मुझे एक ऑफिस में जॉब मिल गई थी और अब हमारे घर का गुजारा बहुत अच्छा होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिन बदलना शुरू हो गए थे और मेरी अम्मी ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होती रहती थी। लेकिन अम्मी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा देर तक हमारे साथ ना रही थी और बहुत जल्द अम्मी भी वफात पा गई। अब अपनी बहनों का अकेला वारिस मैं ही था और मुझे अपनी बहनों का सहारा बनना था। खैर यूं ही वक्त गुजरने लगा और मेरी छोटी बहन का शौहर इस दुनिया से चला गया। वो एक फैक्ट्री में काम करता था और फैक्ट्री में आग लगने की वजह से वो उसी में ही जलकर इस दुनिया से रुखसत हो गया था और तब से मेरी बहन के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। उसकी हंसती बसती ज़िंदगी जैसे उजड़ कर रह गई थी। लेकिन ये अच्छा हुआ था कि उसका जो घर था, उसका घर उसके शौहर की वफ़ात के बाद मेरी बहन के नाम हो गया था। उसकी ना तो कोई बहन थी और ना ही माँ थी, बस सारा घर अब मेरी बहन का हो चुका था। लेकिन अब उन्हें कमा कर खिलाने वाला कोई ना था। मेरी बहन कपड़े सिलाई करती, जो मेरी माँ से उसने सीखा हुआ था। बस उसी हुनर को बरोए कार लाकर वो अपना गुजारा किया करती थी। मुझे अपनी इस बहन पर बेहद तरस आता था और दूसरी बहन का शौहर बीमार हो गया था। अब मुझे ही अपनी दोनों बहनों का ख्याल रखना था। मैं जब भी अपनी बहनों के घर जाने की तैयारी करता, सादिया कुछ ना कुछ बनाकर मेरे हाथ पर रख देती और मुझसे कहती कि ये बहनों को दे देना, उनका दिल खुश हो जाएगा। या फिर कुछ ना बना सकती तो मुझसे कहती कि बाज़ार से कुछ लेते हुए चले जाना, ये बहनों की इज़्ज़त होती है, हमें बहनों की इज़्ज़त करनी चाहिए। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा देता और जल्दी से कुछ ना कुछ लेकर अपनी बहनों के यहाँ चला जाता। लेकिन मेरी बहनें मेरी बीवी के बुरे सलूक के लिए हमेशा रोती रहती। कभी मुझसे कहती तुम्हारे घर इसी वजह से नहीं आती कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, ना तुम्हारे बच्चों को प्यार करती है और ना ही हमें किसी चीज़ के नज़दीक आने देती है। हमारे जाने से पहले ही सब कुछ छुपा देती है और ऐसी बात करती है जैसे हम पर एहसान कर रही हो। भला वो क्या हमारा घर नहीं है? हम क्या उस घर में भीख मांगने के लिए जाते हैं? तुम्हारी बीवी को हमारा आना अच्छा नहीं लगता। अपनी बहनों की ये बात सुनकर मैं कहता, अरे नहीं नहीं, ये जो भी तुम लोग के लिए लाया हूँ ये तुम्हारी भाभी ने भेजा है और वो कह रही थी कि बहनों से कहना काफ़ी दिन से चक्कर नहीं लगाया, हमारे घर चक्कर लगा ले। लेकिन मेरी बहनें मुँह बसोकर रह जाती। मुझे लगता था जैसे वो झूठ बोल रही हूँ, या मुझे यूँ लगता था जैसे सादिया की खामोश तबीयत की वजह से वो ऐसा बोलती हूँ। मैं उसके लिए ना अपनी बहनों को कसूरवार ठहराता और ना ही अपनी बीवी को कुछ कहता। यूं ही वक्त गुजरने लगा और माह रमज़ान आता तो मैं अपनी बहनों को अपने घर ले आता था और यही वजह थी कि आज भी मैंने अपनी बहनों को कह दिया था। पहल तो मैं सिर्फ उनको इफ्तारी के लिए बुलाया करता था, लेकिन इस माह रमज़ान मैंने उनसे कहा था कि वो सारा माह रमज़ान मेरे घर पर ही गुजारें। इस तरीके से घर में रौनक लगी रहेगी। मेरे भी बच्चे नहीं थे, इसलिए घर में बच्चे भी आ जाएंगे और काफ़ी हला गुला भी रहेगा। सहरी और इफ्तारी के वक्त रौनक होगी और मुझे अपनी बहनों और भांजे भांजियों से बेहद लगाव था। यही वजह थी कि मैंने उन्हें घर पर बुला लिया था। लेकिन घर पर आने के बाद मेरी बहनों के रोने शुरू हो गए थे। वो कहती थी कि तुम्हारी बीवी हमसे सीधे मुँह बात नहीं करती, सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती, इफ्तारी के वक्त निकलती है तो हमें किचन के नज़दीक भी नहीं आने देती, हर चीज़ को ताले में रखा हुआ है,
लेकिन मैं इस बात को टाल मटोल कर देता, क्योंकि मैं जानता था कि आज तक सादिया ने कभी ताला नहीं लगाया था। ये बात गलत हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चों ने शरारत कर दी हो और फ्रिज को ताला लग गया हो, या फिर कैबिनेट वगैरह को ताला लग गया हो, लेकिन सादिया कभी भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी जब मैंने देखा था कि सादिया ने मेरी बहन को धक्का दिया था, और वो धक्का लगने की वजह से शेल्फ पर गिर चुकी थी। शेल्फ लगने की वजह से उसके माथे पर जख्म हो गया था, और ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसी वक्त सादिया को घसीट कर अपने कमरे में ले गया और जल्दी से उस पर हाथ उठाने लगा। सादिया रो रो कर कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बात सुने। लेकिन मुझे उस पर तरस ना आया, और उसे मार मार कर मैंने उसे लहूलुहान कर दिया था, यहाँ तक कि उसके नाक से भी खून बहने लगा था और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे, और अचानक ही वो चकरा कर गिर गई थी। मैंने तो उसके रोज़े का भी ख्याल ना किया था। मुझे तो अफ्तारी का भी ख्याल ना था कि उसने अफ्तारी भी करनी थी। लेकिन सारे दिन की भूखी प्यासी वो बेहोश हुई तो मैं उसे वहीं पर डालता हुआ हाथ धोकर एक बार फिर से इफ्तारी करने लगा। इफ्तारी करने के बाद मैं बाहर ही सो गया था। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बेहोश हुई थी तो खुद ही उठकर सो जाती, मुझे क्या परवाह थी। मुझे तो बस इतना गुस्सा था, मेरी बहनों को इस तरह से टॉर्चर करती आ रही थी। मुझे आज पता चला था मेरी माँ की रूह को ना जाने कितनी तकलीफ होती होगी जब वो मेरी बहनों के साथ ऐसा करती होगी। ये ख्याल आते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो शोर की वजह से मुझे एक बार फिर से लगा कि सादिया ही शोर कर रही होगी। इसलिए मैं गुस्से से चोर भागता हुआ किचन के दरवाजे पर पहुंचा तो किचन से आने वाली आवाज़ों ने मेरे पाँव जैसे जंजीर कर दिए थे। यूँ लग रहा था कि किसी ने मुझे वहीं पर रोक दिया हो। खामोशी से खड़ा अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुन रहा था। अंदर से मेरी बहनों की आवाज़ें आ रही थी जो शायद एक दूसरे से बात कर रही थी। कह रही थी, अब पता चला ना सादिया को किस तरीके से आकर हमारे भाई के घर पर काबिज हो गई थी। अब देखो खुद ही हिलने जुलने के काबिल नहीं है। दूसरी बहन कहने लगी, हाँ हमने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। वैसे शुक्र है कि भाई की आंखों से उसकी मोहब्बत की पट्टी तो उतरी। अब हम यहाँ पर इस घर पर राज करेंगे। भाई को पता भी नहीं चला कि हमने इतना बड़ा ड्रामा किया था। ड्रामे का सुनकर मुझे एकदम से झटका लगा था। मुझे हैरत हुई थी मेरी बहनें ऐसा कर रही थी। मैं अभी किचन के दरवाजे पर खड़ा ये बातें सुन रहा था। मेरी बहनें कहने लगी कि हाँ देखो तो कितनी मोहब्बत करता था उसे। जब भी हम उसके बारे में उसे वर्गलाने की कोशिश करती थी उस वक्त कह देता था कि वो तो ऐसी नहीं है, वो इतनी अच्छी है। अब भला हमारे भाई का घर है, हम जो चाहें करें, उसका क्या तुक बनता है। उसने आकर हमारे भाई के घर पर ऐसा कब्जा जमा रखा है। अब देखो तुम तो बेवा हो गई हो और मेरा शौहर बीमार हो गया। हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और इनके घर देखो टोकरियों में फ्रूट है कि समाता नहीं, और इतने मसाले रखे हुए हैं। देखो इफ्तारी और सहरी करने में कितना मज़ा आ जाएगा। आज हम खुद बनाएंगे और सब कुछ भर भर कर बनाएंगे। अपने बच्चों का पेट भरेंगे और अपना भी पेट भरेंगे, और भाई को एक बार फिर से वर्गला भी देंगे। याद से कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर से भाभी को हमारे सर पर मुसल्लत कर दें। हमें किसी चीज़ की रोक टोक अच्छी नहीं लगती। सादिया तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं थी, ऊपर से बांझ निकली तो मुझे उसे ज़्यादा गुस्सा आने लगा। लेकिन ये तो भाई की जान बनी फिरती है, ना जाने कभी हमारे भाई की जान छोड़ेगी। हम तो कोई ऐसी औरत भाभी के लिए बया कर लाएंगे जो भाई को औलाद दे सके। ये बात सुनकर मुझे मजीद गुस्सा आया। मैं किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। वो दोनों मुझे देखकर एकदम से हैरान रह गई थी। मुझे यकीन ही ना आया कि मेरी बहनें मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। मैंने उनसे कहा, अच्छा तो ये तुम लोगों की प्लानिंग थी कि तुम ऐसा करोगी और मेरे दिल में सादिया के लिए नफरत भर दोगी। लेकिन तुम्हें क्या पता था कि मुझे ये सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा खुदा हमेशा मजलूम के साथ ही रहता है। मुझे अपनी बीवी पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम लोगों पर भरोसा किया। मैं तो खून का रिश्ता निभा रहा था। मैं तो ये कर रहा था कि मेरी बहनें हैं, गरीब बहनें हैं, इनके बुरे वक्तों में काम नहीं आऊँगा तो कौन काम आएगा। लेकिन तुम लोगों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। ये कहते हुए मैंने नहीं देखा था कि उनके चेहरों के तासुरात कैसे थे और कैसे नहीं, लेकिन अब बार बार मुझे सादिया का ख्याल आ रहा था। न जाने वो कैसी होगी। मैं जो ही अंदर गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो अभी तक वहीं पर बेहोश पड़ी थी। उसके सर पर बहते हुए खून ने कालीन को भी सुर्ख कर दिया था और उसके नाक से भी खून बह रहा था।
न जाने अब वो किस हालत में होगी। मैंने उसे आगे बढ़कर उठाना चाहा तो उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद जल्दी से इमरजेंसी ले गए और उसका इलाज शुरू हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला और मेरी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहने लगा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक औरत को इतने बुरे तरीके से मारा है। उसके चेहरे पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। उसके कान और नाक से इतना खून बह चुका है कि अब उसे होश में आने में कितना वक्त लगता है कुछ मालूम नहीं। अब तुम दुआ करो कि वो बच जाए, और इस हालत में तुम लोगों ने उस पर हाथ उठाया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें पता भी है कि वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मेरी बीवी माँ बनने वाली थी और उसने मुझे बताया भी नहीं था, और मैंने उस हालत में इतना मारा था। मुझे खुद से नफरत सी महसूस होने लगी थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप सच कह रहे हैं, सादिया वाकई माँ बनने वाली है? तो डॉक्टर कहने लगा कि हाँ, वो माँ बनने वाली है और आप पर एक पुलिस केस बनता है। आपको पता है कि आप कितने सालों के लिए कैद हो सकते हैं और आपका घर बर्बाद हो सकता है। आपको पता भी है? डॉक्टर काफ़ी गुस्से में कह रहा था, जबकि पीछे आने वाली डॉक्टर ने मुझे कहा जाने वाली नज़रों से देखा और कहने लगी, डॉक्टर साहब अभी के अभी पुलिस बुलवाएं और इस जैसे बेगैरत इंसान को पुलिस के हवाले करें, जो औरत को इज्जत देना नहीं जानता, औरत की इज्जत नहीं करता, बच्चे की माँ बनने वाली थी। और तुम्हें पता है कि इतने खून बहने की वजह से उसका बच्चा भी इस दुनिया से जा सकता है और वो खुद भी इस दुनिया से जा सकती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो भी मुझ पर फट पड़ी थी, जबकि मुझे अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे अब रह रहकर सादिया का ख्याल आ रहा था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी और मैं उसका सामना कैसे करूँगा। मैं उससे आंख भी मिला पाऊंगा या नहीं। मैं जैसे सुनकर वहीं गिर सा गया था और जल्दी से वुजू करके दुआ करने लगा कि अल्लाह करे वो ठीक हो जाए। कुछ ही लम्हे बाद एक बार फिर से डॉक्टर बाहर निकला और मुझसे कहने लगा, खुदा का शुक्र अदा करें, बच्चा और उसकी माँ दोनों ही ठीक हैं और अब आपकी बीवी को होश आ गए हैं। अब वो पहले से काफ़ी बेहतर है। आप उसे मिल सकते हैं। और ख़बरदार, अगर तुमने उस पर हाथ उठाया तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे। उस वक्त मैं आपकी बीवी के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था कि वो होश में आएगी तो मैं उससे पूछ कुछ करने के बाद पुलिस को बुलाऊंगा, लेकिन उसने कहा है कि नहीं, आप मेरे शौहर को इस तरीके से जेल नहीं भिजवा सकते। वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब ज़रा देखो उसका ज़र्फ कितना बड़ा है। वो अभी भी आपके बारे में सोच रही है। ये कहते हुए डॉक्टर चला गया था और मैं भागते हुए अपनी बीवी के कमरे में गया तो मैंने देखा कि उसके चेहरों पर उंगलियों के निशान नीले पड़ रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे वो सदियों से बीमार हो। मैं उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तरफ बढ़ा तो उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना कोई शिकवा था और ना ही कोई शिकायत थी। वो खाली खाली आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फौरन उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उसे कहने लगा कि खुदा के लिए सादिया, मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वो बहनें जिन्हें मैंने इस तरीके से इज्जत दे रहा था वही मेरी दुश्मन निकलेंगी और मुझे बर्बाद करने पर तुल जाएंगी। उसने एक हाथ से मेरे हाथों को नीचे किया और मुझसे कहने लगी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। आपने जो देखा बस उसको सच समझकर आपने मुझ पर हाथ उठा लिया, लेकिन हकीकत आपने समझने की कोशिश ना की। मैं समझ सकती हूँ कि वो आपकी बहनें हैं। मैं तो उनकी दिल से इज्जत करती थी। वो शायद ये सोचती होंगी कि मैं बाकी औरतों की तरह हूँ जो अपने शौहरों के घर पर उनकी बहनों को कोई हक नहीं देती। मैं तो चाहती थी कि वो दोनों यहाँ पर आकर आराम करें। वो अपने घर में भी इतना काम करती हैं और हमारे घर में भी अगर वो ये काम करेंगी तो थक जाएंगी। मैं इसलिए उनको आराम देना चाहती थी, लेकिन शायद उन दोनों को आराम नहीं करना था। आप मुझसे माफ़ी मत मांगे, कोई बात नहीं, बहनों को भी माफ़ कर दें। तो उसने ये कहा तो मेरा प्यार एकदम से उसके लिए मज़ीद बढ़ गया था। 2 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई थी और अब मेरी बहनें शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। मेरी बहनें हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी, कहने लगी कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें, और फिर सादिया से भी माफ़ी मांगने लगी थी। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि आप दूसरी औरतों की तरह होंगी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी थी, आपने हमें माफ़ कर दिया। ये कहकर वो दोनों रोने लगी थी, लेकिन अब वो इस घर में नहीं रह सकती थी। उन्होंने मेरा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। ये तो खुदा का शुक्र था कि उसने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी थी।
ना जाने मैं उनकी बातों में आकर कुछ कर गुजरता। खैर मैंने उन दोनों को माफ़ किया और फिर महीने भर का रोशन उठाकर उनको उनके बच्चों समेत उनके घर पर छोड़ आया, ताकि ऐसा ना हो कि दोबारा हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे और अब की बार मेरा घर टूटने से बच जाए। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरा घर टूटने से बचा लिया था। और अब मैं तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ और तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी नंदों का ख्याल रखा कीजिए। उनके दिल में ऐसा ख्याल मत लाने दीजिए कि वो समझने लगें कि आप उन्हें उनके भाइयों के घर से आने से मना कर देंगी। और मैं तमाम बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने भाइयों से खुदारा दोस्ती बना कर रखें। इस तरीके से भाइयों को उनके खिलाफ मत कीजिए, वरना जाने भाइयों के घर उजड़ेंगे तो क्या आप लोग भी सुखी रह पाएंगी? ऐसा नहीं होता। हर कोई एक जैसा नहीं रहता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। ना तो सब भाभियाँ एक जैसी होती हैं कि वो अपनी नंदों से नफरत करें, और ना ही तमाम नंदें ऐसी होती हैं कि वो अपनी भाभियों से नफरत करें। बस हमारे समाज का बिगाड़ ही ऐसा है कि नंदों और भाभियों का मेल ही ऐसा कर दिया है कि लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ काम ही नहीं। लेकिन प्यार मोहब्बत से भी हर कोई रह सकता है। जिस तरीके से अब मैंने अपनी बहनों को प्यार मोहब्बत से रहने की तलकीन की है और अपनी बीवी को भी, और अब हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छे तरीके से गुजर रही है।